लेकिन सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश में चल रहे हिंसक संघर्ष की, जिसमें हिंदू विरोधी मजहबी चिंगारी है, सत्ता विरोधी शोले हैं, उस्मान हादी की हत्या के बाद आउट ऑफ कंट्रोल कट्टरपंथी हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि सवाल पूछा जा रहा है, मोहम्मद यूनुस की कुर्सी कब तक सुरक्षित है? क्या मोहम्मद यूनुस भी शेख हसीना की तरह बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल होने वाले हैं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश में सत्ता के समीकरण अब बदले बदले से लग रहे हैं, जिसकी बदौलत शेख हसीना को सत्ता गंवानी पड़ी थी, जिसके दम पर मोहम्मद यूनुस को कुर्सी मिली, वहीं अब मोहम्मद यूनुस की सत्ता को उखाड़ फेंकने की कसम खा चुके हैं। वही अब यूनुस को अल्टीमेटम दे रहे हैं। सत्ता में आज हम इसी अल्टीमेटम को डिकोड करने वाले हैं। नाम है इंकलाब संगठन। यह वही संगठन है जिसके छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या की गई थी, जिसके बाद से बांग्लादेश पिछले कई दिनों से जल रहा है। वहां अराजकता वाली स्थिति है। कट्टरपंथी इस तरह हावी हो चुके हैं कि लगता है कि उन्हें हत्या गुंडागर्दी का लाइसेंस दे दिया गया है। दुनिया को दिखाने के लिए मोहम्मद यूनुस शांति की अपील जरूर कर रहे हैं, उस्मान हादी पर शोक जरूर व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन आक्रोश की आग लगातार धधक रही है। विरोध के बारूद लगातार फट रहे हैं। आपको बताते हैं उस्मान हादी के संगठन इंकलाब ने अपनी नई चुनौती से मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें किस तरह बढ़ा दी। इंकलाब के सचिव अब्दुल्ला अल जाबिर ने स्पष्ट शब्दों में मोहम्मद यूनुस को यह कहा है कि उस्मान हादी की मौत की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मोहम्मद यूनुस ये बताएं कि हादी के हत्यारों पर एक्शन कब होगा। कार्रवाई की तय सीमा खत्म हो चुकी है, अब और वक्त नहीं मिलेगा। यहां तक कि सत्ता पलट देने वाले संदेश भी दिए गए हैं। यह कहा गया है कि उस्मान हादी को इंसाफ नहीं मिला तो यूनुस को सरकार में रहने का हक ही नहीं। कटाक्ष करते हुए कहा गया कि यह सुना है कि गृह मंत्रालय के सलाहकार इस्तीफा दे रहे हैं, इन लोगों को आसानी से भागने भी नहीं देंगे, यह कहा गया है। जिम्मेदारी नहीं निभाई तो फिर खून बहेगा, यह कहा गया है। एक बार खून बहने लगा तो फिर यह रुकेगा नहीं, यह भी कहा गया है। और रास्ता यही है कि उस्मान हादी को मारने वालों को गिरफ्तार किया जाए। मोहम्मद यूनुस का बयानों वाला ड्रामा अब और नहीं चलेगा। कुल मिलाकर बात यही है कि बांग्लादेश में यूनुस की सरकार गिराए जाने की तैयारी चल रही है। बांग्लादेश में अगले वर्ष चुनाव है। इनसाइड स्टोरी ये कि मोहम्मद यूनुस वहां लोकतंत्र को लॉक कर सत्ता सदा के लिए हासिल करना चाहते हैं। अगले वर्ष होने वाले चुनाव को किसी तरह टालना चाहते हैं, लेकिन उनकी इस इच्छा पर कट्टर विचार हावी हो रहे हैं। सवाल यही है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसका रिमोट किसके पास है? कौन से लोग वहां उपद्रवियों को नियंत्रित कर रहे हैं? कैसे कट्टरपंथी सत्ता पर अपना दावा ठोक रहे हैं? यह भी समझिए। उस्मान हादी के नाम पर विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग क्रांति की बातें कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के लिए विशेष संदेश दिए गए हैं। यह कहा गया है कि सारे के सारे क्रांतिकारी मारे जा रहे हैं। जुलाई योद्धाओं को निशाना बनाया जा रहा है। जुलाई योद्धा जिन्होंने शेख हसीना की तख्ता पलटने में, सरकार का तख्ता पलट करने में भूमिका निभाई, उनको जुलाई योद्धा कहा जाता है। और उन जुलाई योद्धाओं को निशाना बनाया जा रहा है। यूनुस पर यह आरोप है। ये लोग कह रहे हैं कि क्रांतिकारियों की चेतना को कोई मार नहीं सकता। हत्यारे बच निकले तो बांग्लादेश में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस प्रदर्शन में जमात के लोग भी शामिल हो रहे हैं। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा बुरा वहां रह रहे अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है। विशेष तौर पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। सरेआम पीट पीट कर हत्या की जा रही है, जिंदा जलाया जा रहा है। हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का विरोध भारत में भी हो रहा है। आपको 4 तस्वीरों से दिखाते हैं भारत में बांग्लादेश के खिलाफ कैसे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी हुई। वहीं कोलकाता में बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन हुआ। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। भोपाल में नाराज लोगों ने मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। जम्मू कश्मीर में भी हिंदुओं ने अपने अंदाज में मोहम्मद यूनुस की कट्टर सत्ता का विरोध किया। बांग्लादेश में 18 दिसंबर को हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की हत्या कर दी गई थी। पहले यह दावा किया जा रहा था कि दीपू ने फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की थी, लेकिन शुरुआती जांच में इसके कोई सबूत नहीं मिले। मतलब यह कि कट्टरपंथी हिंदुओं को अपनी नफरती मानसिकता का शिकार बना रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू की हत्या हुई, वहां सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार हिंदू टारगेट में रहे। बड़ी बात यह है कि हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के बीच वहां के सत्ताधीश आंखों में पट्टी लगाकर सो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी। आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से भारत में बांग्लादेश में हो रही जातियों को लेकर के लगातार
रोष है लोगों के बीच। और यहाँ पर देखिए आप पुतला फूका जा रहा है और साफ तौर पर मांग है कि जो यूनुस सरकार है वो वहाँ पर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है। बांग्लादेश की सरकार को कहना चाहता हूँ, अभी भी समय जाग जाए, एक कट्टरपंथियों के इशारे पे काम ना करे, पाकिस्तान के इशारे पे काम ना करे, नहीं तो बांग्लादेश का यही हाल होगा। यहाँ पे बकायदा जो है फोर्स उन्हें रोक रही है, यहाँ पे बकायदा जो है झड़प होती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये माने नहीं। तो उसके बाद अब इन्हें रोकने के लिए बकायदा जो है बल का थोड़ा प्रयोग किया जा रहा है, बकायदा जो है इनको पीछे की तरफ खींचा जा रहा है। 5 महीने वेट कर लीजिए, बंगाल में जगह कम पड़ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ आपको। कुछ भी नहीं करना है, वो हिंदुओं का मार रहा है और सेम हाल यहाँ पे है। यूनिस का जो हाल है ये है, यहाँ पे वो हाल है। वो ये मांग करते हैं कि राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू हो, सैनिकों को भेजकर रोडों पे घूम रहे हैं जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको कब्जे में लिया जाए, उनको गोली मारी जाए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं उनकी तस्वीर यहाँ लगाई है, जूतों का हार उनको पहनाया गया। अब हिंदुस्तान की आर्मी के 3944 जवान शहीद हो गए, तब आज़ादी मिली। आज भूल गए, वो तो खुद आज़ादी भी नहीं ले सकते थे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ वही हो रहा है जो पाकिस्तान में वर्षों से होता रहा है। तो सवाल है कि जब पाकिस्तान के साथ ये कहा जाता है कि क्रिकेट और कूटनीति एक साथ नहीं चल सकती, तो बांग्लादेश के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरह के सवाल भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। हर मंच पर बांग्लादेश का बहिष्कार करने की मांग हो रही है। आपको बता दें कि आईपीएल 2026 के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को चुना गया है। 7 खिलाड़ी ऑक्शन में आए थे, 6 को किसी ने नहीं खरीदा, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। अब इसका विरोध हो रहा है। आईपीएल में जितने भी बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं उन सबका बॉयकॉट करें, हर स्पोर्ट में बॉयकॉट करें, हर क्षेत्र में बॉयकॉट करें। हमारा आज संघर्ष वहाँ के जिहादियों के साथ में है। जिहादियों को हमने संदेश देना है, हमने संदेश दिया भी है। उन जिहादियों का समर्थन जो कोई भी करेगा, चाहे वो वहाँ का खिलाड़ी होगा, हम उसका भी प्रतिरोध करेंगे। बांग्लादेश की सरकार पर सभी संस्थाओं को, चाहे वो खेल संस्थाएं हों, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हों, उनको एक दबाव बनाना चाहिए। एक म्यान में 2 तलवार नहीं चल सकती। हमारे देश का जो उसको है आईसीआई को ये सोचना चाहिए कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को नहीं इसमें लेना चाहिए। हमारे देश में खिलाड़ियों की कमी है क्या, जो हम उनको अपने पैसों को दें? मैं बीसीसीआई से आग्रह करता हूं और आईपीएल टीम के जो भी ओनर है उन सभी को मैं बोलना चाहता हूं कि ये जितने भी बांग्लादेशी खिलाड़ी है उनको ऑक्शन के अंदर लिया न जाए, अन्यथा अगर वो खेलने यहाँ पर आएगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उसका विरोध करेगा। से किसी भी तरह का रिश्ता ना आईपीएल में होना चाहिए, ना किसी अन्य दृष्टि में, मतलब किसी भी व्यवहार में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हमारे हिंदू भाई वहाँ पे मारे जा रहे हैं और हम उनको यहाँ से बुला के और उनको स्वागत करके उनका खेलने के लिए हम आमंत्रण दे रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? कुल मिलाकर बांग्लादेश काफी तेजी से बर्बादी की तरफ जा रहा है। वहां अगले कुछ दिनों में चुनाव भी हैं और तनाव भी। लेकिन बांग्लादेश के तनाव पर भारत में एक बयान से राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस के एक सांसद हैं इमरान मसूद, जब उनसे बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत पर सवाल पूछा गया और सवाल यह था कि प्रियंका गांधी बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर क्यों नहीं बोलती, तो इमरान मसूद ने कहा, क्या प्रियंका गांधी पीएम है? प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना, फिर देखिए कैसे जवाब देती हैं इंदिरा गांधी की तरह। इमरान मसूद ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके आई थी ना, ऐसे ही प्रियंका गांधी भी जवाब देंगी। इमरान मसूद ने भले ही अलग संदर्भ में यह बयान दिया हो, लेकिन बीजेपी को इसमें कांग्रेस का अंदरूनी क्लेश दिख रहा है। बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी में कि कांग्रेस के भीतर असल में राहुल गांधी बनाम प्रियंका गांधी चल रहा है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के अंदर भी राहुल हटाओ प्रियंका जी को लाओ का नारा चल रहा है। इस पूरे संवाद को डिटेल में सुनने से पहले इमरान मसूद का अनकट बयान। प्रियंका गांधी ने ये बात उठाई, हालांकि प्रियंका गांधी की इस पे आलोचना भी हो रही है कि वो तो गाजा की और उसकी भी बातें करा करती थी और आज इस तरीके से बात कर रही है। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? बना दीजिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री,
देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। वो इंदिरा गांधी की पोती है। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए फिर जवाब कैसा मिलता है। हिम्मत भी नहीं होगी करने की। इमरान मसूद के बयान पर बीजेपी अपने लिए राजनीतिक मौका तलाश रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इमरान मसूद ने सवाल के जवाब में जो कहा है इसका अर्थ ऐसा नहीं निकाला जाना चाहिए। इन सब के बीच इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की भी एंट्री हुई। उन्होंने कहा कि प्रियंका के लिए ऐसी मांगें उठती रहती हैं, लेकिन फिलहाल मुद्दे कुछ और हैं। हालांकि उन्होंने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि लोग उन्हें भी राजनीति में देखना चाहते हैं। वो सबकी मांग होती है, मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊं। पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हम। और इमरान मसूद ने तो साफ साफ कह दिया कि अब उनको राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं बचा है। अब राहुल हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनाने में अब उनको काम करना है। और इस बात का एंडोर्समेंट स्वयं रॉबर्ट वाड्रा जी की तरफ से भी आ गया कि हाँ बिल्कुल सही है। इसका मतलब राहुल गांधी को ना अब जनमत हासिल है, ना संगत हासिल है, ना समर्थन जनपद हासिल। जब सारी सवाल आपको हम ही से पूछने हैं कि साहब बांग्लादेश पे भी आप बोलो, कोई बलात्कार कहीं हो रहा है आप बोलो, कहीं कोई किसी के साथ अन्याय हो रहा है आप बोलो, जब जवाब ही हमें देने हैं तो लाइए सरकार भी हमें दे दीजिए। इनके बस की तो नहीं है सरकार चलानी। ठीक बोला हूं। प्रियंका गांधी जी के पिता, उनकी दादी, उनके परदादा वर्षों तक देश की सत्ता संभाले तो देश का कल्याण नहीं हो पाया। तो अब प्रियंका जी जब कांग्रेस समाप्त हो रही है तो वो क्या कल्याण करेंगी। वैसे चर्चा में सिर्फ प्रियंका गांधी हो ऐसा नहीं है, राहुल गांधी भी चर्चा में हैं और इसकी वजह है दिल्ली से करीब 6000 किलोमीटर दूर बर्लिन में राहुल गांधी का बयान, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। वैसे तो राहुल गांधी ने यहां कई बातें कही हैं, लेकिन 3 बातें काफी अहम हैं। पहली बड़ी बात, बीजेपी संविधान खत्म करने की कोशिश कर रही है। दूसरी बड़ी बात, देश की संस्थाओं पर कब्जा करके उनका इस्तेमाल हो रहा है। और तीसरी बड़ी बात, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने बर्लिन में वही बात कही जो मुद्दे वो देश की संसद में उठा चुके हैं, यानी संकेत साफ है, राहुल गांधी चुनाव आयोग के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर पॉलिटिकल बैटिंग करना चाहते हैं। लेकिन इस बयान से बीजेपी बहुत गुस्से में है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी हार की जिम्मेदारी से बचने के लिए देश और संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा है कि राहुल गांधी पार्ट टाइम नेता हैं, वो देश के संविधान और संस्थाओं को अपशब्द कहते हैं। अभी जर्मनी की जमीन पर गए थे, अब वहां भी जाकर देश को अपमानित कर रहे हैं। उनकी एक प्रथा है, देश में रहेंगे तो देश के संविधान को गाली देंगे, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को गाली देंगे, चुनाव आयोग को गाली देंगे, सुप्रीम कोर्ट को अपमानना करेंगे। लेकिन जब बिहार देश के बाहर जाते हैं तो देश को ही गाली देते हैं। ऐसे युवाओं को युवा आप कह नहीं सकते। ऐसे लोगों को सजा देने का समय आ गया है। बिहार की जनता ने सजा दिया। जो वोट की चोरी का आरोप लगाते थे, जनता ने वोट की चोट ऐसा लगाया कि बिहार से जो भागे हैं तो अब जर्मनी में जाकर बसेंगे। Did he say anything which is not known to the rest of the world already? Did he say anything which the BJP doesn't know and feel guilty about? Well, everyone knows that what's happening in India is an attack on democracy. Nothing wrong in exposing it. विपक्ष की बुद्धि देश विरोधी नेताओं की तरह हो गई है, अलगाववादी नेताओं की तरह हो गई है। भारत की संवैधानिक संस्थाओं को विदेशी धरती से निशाना बनाना, सत्ता वियोग में विचलित हो जाने के कारण इस जन्म में अब प्रधानमंत्री की कुर्सी नसीब नहीं होगी, ऐसा मान करके हताशा और निराशा में दिया गया श्री राहुल गांधी जी का जो जर्मनी की धरती से बयान है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसा गैर जिम्मेदार नेता देश की सियासत पे जनता ने कभी नहीं देखा। राहुल जी लोकतंत्र, संविधान, निर्वाचन प्रक्रिया, जो भी भारतीय संविधान के ढांचे की अनिवार्य अंग है, उस सब पर प्रहार करने का काम किया है। देखिए कि
हमारा यही कहना है कि देश के बाहर जाकर देश के जो भी अंदरूनी मामले हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या और कोई चीजें हो, देश के बाहर देश की बुराई करना या कुछ चीजें बोलना वो उचित नहीं है। बिकॉज अभी तक की प्रैक्टिस और प्रेसिडेंस रहा है कि देश का कोई भी जिम्मेदार आदमी जब विदेश में जाता है, चाहे वो मंत्री हो या लीडर ऑफ अपोजिशन हो या जिम्मेदार कोई आदमी होता है, तो हमारी देश की छवि और हमारे देश का जो इज्जत है उसको बरकरार बनाए रखना चाहिए। वक्त आ गया है कि राहुल गांधी अपने आप को लीडर ऑफ ऑपोजिशन न कहें और कहे कि वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और फॉल्स नैरेटिव्स हैं। जब भी वो विदेश जाते हैं वो भारत का अपमान करते हैं। अगर उन्होंने सिर्फ भारतीयों से, भारतीय छात्रों से बोल देश की सच्चाई बताई है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री बनने के तत्काल बाद जाकर बाहर विदेशों में ये कहने लगे थे कि हमको भारतीय होने में शर्म आती थी। राहुल गांधी ने संस्थाओं के मामले में तो सरकार की आलोचना की ही, चीन से तुलना करते हुए सरकार पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी तबाह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास उत्पादन की क्षमता है लेकिन अनुकूल माहौल नहीं। और सत्ता में अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में साधु संतों के लिए SIR वाले अनोखे संकट की। जी, इन साधु संतों ने जब सांसारिक जीवन छोड़ा तो परिवार छूट गया, जब गुरु ने दीक्षा दी तो नया नाम और पहचान मिल गई। लेकिन अब इसी नई पहचान को डिजिटल इंडिया के दौर का SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कैसे स्वीकार करेगा, इस पर सवाल है। SIR के नियमों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के लिए पिता के कॉलम में जैविक पिता का नाम दर्ज करना अनिवार्य है, लेकिन प्रयागराज से लेकर अयोध्या तक कई संतों ने पिता के आगे अपने गुरु या फिर भगवान शिव और राम का नाम लिख दिया। अयोध्या के एक संत सीताराम दास का SIR फॉर्म सामने आया जिसमें उन्होंने पिता के स्थान पर अपने गुरु का नाम और माता के आगे जानकी माता लिखा है। कई संतों ने माता के नाम के आगे कौशल्या, सीता माता, दुर्गा और सरस्वती माता भी लिखा है। संतों का कहना है कि वो संन्यास ले चुके हैं, इसलिए परिवार और सभी सांसारिक रिश्तों से वो दूर हो चुके हैं। अब ना तो उनकी कोई माता है और ना ही पिता और ना ही कोई गोत्र। संतों का अपना तर्क है, लेकिन समस्या ये है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए जैविक पिता का नाम बताना जरूरी है। ऐसे में अब SIR के नियम उनके आड़े आ सकते हैं और ऐसा हुआ तो वोटर लिस्ट से नाम तक हट सकता है। हालांकि अभी तक इसी पहचान के साथ साधु संतों के SIR फॉर्म स्वीकार किए जा रहे हैं, लेकिन इनके वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकती है। इस पर आगे क्या होगा, ये चुनाव आयोग को तय करना है। इस बीच संतों का कहना है कि सरकार को गुरु या आध्यात्मिक अभिभावक का विकल्प भी देना चाहिए था, क्योंकि संन्यास के बाद संतों की कोई सांसारिक पहचान नहीं होती। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये भी जान लीजिए। संन्यास से पहले कई परंपराओं, विशेषकर दशनामी और अखाड़ा परंपरा में संन्यास से पहले स्वयं का पिंडदान और श्राद्ध कराया जाता है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह होता है कि संन्यास लेने वाला व्यक्ति सांसारिक रूप से मृत माना जाता है। संन्यास दीक्षा के साथ व्यक्ति अपने माता पिता, जाति और गोत्र जैसी सांसारिक पहचानों का त्याग करता है। शास्त्रीय दृष्टि से सन्यासी का कोई जैविक या सांसारिक परिवार नहीं माना जाता। पुराने नाम का त्याग कर अखाड़े के गुरु द्वारा दीक्षा का नया नाम दिया जाता है और सन्यास के बाद गुरु ही पिता और अखाड़ा ही परिवार माना जाता है। गुरु पिता माना जाता है, अखाड़ा फैमिली मानी जाती है। सन्यास को भारतीय परंपरा में आध्यात्मिक मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के तौर पर देखा जाता है। हालांकि ये परंपराएं संप्रदाय, अखाड़ा और गुरु परंपरा के मुताबिक बदल सकती हैं, लेकिन सभी जगह पिंडदान या श्राद्ध अनिवार्य नहीं होता। जैसे दर्शन केंद्रित सन्यास में प्रतीकात्मक मृत्यु की अनिवार्यता नहीं होती। जैन, बुद्ध, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन इसके कुछ उदाहरण हैं। हम लोगों ने भी SIR फार्म भरा है। उस SIR फार्म में जो है माता के स्थान पर माँ जानकी का नाम लिखा गया और पिता के स्थान पर अभिभावक के तौर पे गुरु देव भगवान का नाम लिखा। बहुत ऐसे महापुरुष संत हैं जो माता कौशल्या का नाम लिखे, माँ जानकी के नाम लिखे, माँ सीता का नाम लिखे, सरस्वती जी का नाम लिखे, लक्ष्मी जी का नाम लिखे हैं। वही सर्वस्व है, उन्हीं का हम लोगों ने नाम लिखा हो। हमारे माता पिता भगवान रामचंद्र हैं और माता जानकी जी हैं और जो वोटर लिस्ट में है उसमें जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें भगवान राम पिता तुल्य और माता जानकी, तो राम रूप अपने गुरु को हम समझते हैं और माता का दर्जा देते हैं, इसीलिए गुरु का नाम और उसके बाद माता आदिशक्ति का नाम रहता है। और अब अगली खबर बहुत जरूरी, करोड़ों न्यूज मित्रों की सेहत की सत्ता से जुड़ी हुई, और इसमें आपके लिए कुछ चिंताजनक सिग्नल है। हम आपके लिए कुछ ऐसी तस्वीरें लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद किसी की भी नजर धोखा खा जाएगी। आप सभी न्यूज मित्र घर में देसी घी का इस्तेमाल जरूर करते होंगे।
बाजार से बड़ी और नामी कंपनियों के घी लाते होंगे जो सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है जो घी आप खरीद कर लाए हैं वो 100% शुद्ध और असली है? इस सवाल की वजह है जयपुर से आई एक डराने वाली खबर और वो तस्वीरें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नामी कंपनी अमूल ब्रांड का घी, 2 तस्वीरें, एक तस्वीर जिसमें नकली घी है और एक असली घी वाली तस्वीर। नकली घी जयपुर की फैक्ट्री में बनाया जा रहा था लेकिन देखने में बिल्कुल असली जैसा। दूसरी तस्वीर कृष्णा ब्रांड का देसी घी, पहली तस्वीर जयपुर की जहां इस ब्रांड का इस्तेमाल करके नकली घी तैयार किया जा रहा था, जबकि असली घी भी आपके सामने हम रख रहे हैं। इसके अलावा जयपुर की इस फैक्ट्री में कुछ और ब्रांड के नाम से भी नकली घी तैयार किया जा रहा था और इनमें से एक नाम है महान, जबकि एक और ब्रांड नंदन, जिसके नाम से आपकी सेहत के दुश्मन जयपुर की एक फैक्ट्री में नकली घी तैयार कर रहे थे। पुलिस ने इस फैक्ट्री से 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके 7,500 किलोग्राम घी जब्त किया है। आरोपी 15 किलो से लेकर 500 ग्राम तक के डिब्बे में नकली घी पैक करते थे और इसे बाजार में सप्लाई कर दिया जाता था। लेकिन पहले यह समझिए कि इस फैक्ट्री में नकली घी तैयार होता कैसे था। इसके लिए आरोपी वनस्पति घी का इस्तेमाल करते थे, साथ ही रिफाइंड और सोयाबीन ऑयल का भी प्रयोग किया जा रहा था। वनस्पति घी पहले गर्म किया जाता था, इसके बाद इसमें केमिकल एसेंस मिलाया जाता था ताकि घी वाली महक पैदा की जा सके। फिर जो मशीनें इस फैक्ट्री में रखी गई थीं उससे नकली घी तैयार किया जाता था। इसके बाद इस नकली घी को उन डिब्बों में पैक कर दिया जाता था जिस पर नामी और बड़ी कंपनियों के लेबल लगे होते थे। इसके बाद इसी नकली घी को बाजार में बेच दिया जाता था और यह सब कुछ पिछले 1 साल से लगातार चल रहा था। यानी सोचिए कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस नकली घी को बाजार से खरीदा भी होगा, इस्तेमाल भी किया होगा और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी होगी कि यह नकली घी है। पुलिस ने नकली घी के इस केस में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन यह नकली घी गैंग का मुख्य सरगना वीरेंद्र शर्मा अभी फरार है। जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र शर्मा ने नकली घी बनाना ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म से सीखा था। इसके बाद उसने पूरी योजना बनाई, नकली घी बनाने वाली मशीनें खरीदी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो रोज 2000 लीटर नकली घी बनाकर बाजार में बेचते थे और इससे सिर्फ 1 साल में मास्टरमाइंड वीरेंद्र ने करोड़ों बना लिए और इसकी कीमत लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। रात्रि में सूचना मिली थी कि एक सन्नाडोंगरी इंडस्ट्री एरिया है मनसरामपुरा, वहाँ पे एक फैक्ट्री में अवैध देसी घी बना के वो बाजार में बेचा जा रहा है। बाद में हमने सर्च कार्रवाई शुरू की तो अंदर 4 व्यक्ति नकली घी बना रहे थे। ये वनस्पति घी और सोयाबीन और एसेंस ये मिला के तैयार करते हैं। लोटस, सरस, महान, कृष्णा, अमूल मुख्य रूप से 5 ब्रांड हैं। और फैक्ट्री जो संचालन मैन मालिक है वो वीरेंद्र शर्मा है, भरतपुर निवासी है और वो अभी फरार है। और सत्ता में आगे बढ़ते हुए अरावली वाले विवाद की बात। पिछले कई दिनों से अरावली पर्वतमाला को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। यह नया विवाद तब खड़ा हुआ जब अरावली को लेकर केंद्र सरकार की नई परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई। सरकार ने कहा कि 100 मीटर या इससे ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ी को ही अरावली माना जाएगा। ऐसी 2 पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर तक का क्षेत्र ही संरक्षित होगा। पर्यावरण संरक्षण की मांग करने वालों का कहना है कि यह बदलाव 90% अरावली को खनन के लिए खोल देना होगा, जो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के लिए विनाशकारी साबित होगा। हालांकि केंद्र सरकार कह रही है कि अरावली में माइनिंग पर सख्ती बरकरार है और 90% से ज्यादा क्षेत्र पूरी तरह संरक्षित है। इन दावों, आशंकाओं और सवालों के बीच TV9 भारतवर्ष ने अरावली के इलाकों में पड़ताल शुरू की। ये देखने की कोशिश की कि क्या वहां कोई अवैध खनन हो रहा है, आखिर अरावली किस स्थिति में है। अपनी पड़ताल में हमें क्या पता चला, इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अरावली की पहाड़ियां किस तरह से खनन की भेंट चढ़ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस परिभाषा को स्वीकार कर लिया है जो 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को एक तरह से पहाड़ी ना मानने की बात कहता है। मैं इस समय हरियाणा के नूह में मौजूद हूं, जहां मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहां पर खदान में खनन का काम चल रहा है। ये सरकारी है कि निजी है, ये कोई जानकारी यहां पर नहीं है। ना ही कोई बोर्ड लगा है, ना ही कोई सरकारी अधिकारी मौजूद है और ना ही पुलिस
बल यहाँ पर मौजूद है। पहले से खनन जो विभाग चल रहा था यहाँ ने, और वो पत्थर बाहर गया है कट कट के। अच्छा, हाँ। तो यहाँ अगर पहाड़ियाँ नहीं रहेंगी तो आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा? जी हाँ, हमारे पशुओं के लिए चारा कम हो जाएगा, हरा भरा खत्म हो जाएगा पेड़ पौधा। इसको लेकर के आपने सरकार में कोई मतलब शिकायत वगैरह की कभी? सर शिकायत कई बार हो चुकी है खनन की। अच्छा, हाँ जी। लेकिन कोई सुनता नहीं? सुनता नहीं है सर, सब पैसा खा लेते हैं, वो ऊपर नीचे कर जाता है सब। राजस्थान के अजमेर जिले की पुष्कर की तस्वीरें हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हाईवे है, यानी कि अरावली पहाड़ को काटकर ये हाईवे निकाला गया है, और इस हाईवे को निकालने के बाद में जो रेतीले धोरे हैं वो कितने आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अरावली पहाड़ को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो कितने गंभीर परिणाम जो है सामने आएंगे। ये तस्वीरें बताती हैं कि जो अरावली पहाड़ हैं वो कितनी रक्षा करते हैं, और राजस्थान में जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह वो काम करते हैं। 800 किलोमीटर लंबी अरावली रेंज का 80% हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। यहां कांग्रेस के अलावा कई सामाजिक संगठन अरावली बचाओ आंदोलन कर रहे हैं। अरावली पर सरकारी नीतियां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और विरोध के बीच में मामला इतना उलझा हुआ है जिसे समझने के लिए पूरी क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है। असल में 1990 के दशक में अरावली में अवैध खनन की शिकायतें बढ़ी, वायु प्रदूषण और जल संकट के मुद्दे उठने शुरू हुए। उस वक्त तब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार दखल दिया और 1992 में कुछ क्षेत्रों में खनन पर रोक लगाई। लेकिन बड़े पैमाने पर पहली बार प्रतिबंध 2000 के दशक में लगा। 2002 में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने अवैध खनन की जांच के बाद अरावली में खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी। गहलोत सरकार ने 2003 में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। तब अदालत ने मौजूदा खनन पट्टों पर खनन की अनुमति दी थी, जिसके बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई। अमेरिकी विशेषज्ञ रिचर्ड मर्फी के सिद्धांत को आधार बनाया। 100 मीटर या ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ी को ही अरावली माना गया। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली न मानते हुए खनन योग्य घोषित किया गया। 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से पता चला कि राजस्थान में अवैध खनन से अरावली की कई पहाड़ियां नष्ट हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए अरावली को ठीक से परिभाषित करने और संरक्षण के निर्देश दिए थे। पिछले महीने केंद्र सरकार उसी पुराने सिद्धांत को मानती दिखाई दी और 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी को ही अरावली माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नई परिभाषा को मंजूरी दे दी। इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझने के बाद यह कहा जा सकता है कि सरकार किसी की भी रही हो, अरावली में खनन जारी रहा। अब इस पर नए सिरे से सियासी स्कोर किए जाने की कोशिश हो रही है। I don't think they're talking about green Aravlis. They're talking about clean Aravlis. Just remove them. They are playing in the hands of the mining mafia, of the real estate mafia, and they are destroying the ecological balance of an entire region which constitutes a very fair share of this country. They are doing away with the natural wall barrier between the sands of the Thar and Delhi and Haryana and so many other regions. हमारे 98% तो हमारी जो धरोहर हमारी अरावली श्रृंखला है वो आरक्षित है, संरक्षित है। उस पर कुछ भी निर्माण कुछ भी नहीं हो सकता, उसमें कोई माइनिंग नहीं हो सकती। और अब जो 1-2% है उसमें भी पॉलिसी बनेगी। हम अरावली पर्वतमाला पे कहीं कोई आँच नहीं आने देंगे। इस तरह से अगर इजाज़त देंगे तो एक जो बची हुई चीज़ है दिल्ली के आसपास और राजस्थान तक इधर, वो फिर नष्ट हो जाएगी पूरी। सब बिल्डर और जो है ये खदान वाले, इन सब की चांदी हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल हाँ, तो हूटर बच चुका है, यानी सत्ता में आज का समय समाप्त। कल शाम 7 बजे फिर से मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से हमारी यही गुजारिश कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।